lead them to paradise. Hey everyone, welcome to my channel. My name is Khan and I'm so excited for this journey because this is my very first video in YouTube journey. And जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर जर्नी की शुरुआत हमेशा खास होती है और आज से इस चैनल पर हम मिलके मूवीज, ट्रेलर्स और सभी सिनेमैटिक डिटेल्स के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे जो हमें मूवीज से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह सिनेमा के दीवाने हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 का पहला एपिसोड मार्केट में आ चुका है और आज का ये वीडियो एपिसोड 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप सोच रहे हो कि इस सीरीज को देखने के लिए ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज ये शो उन दोनों मूवीज के 10,000 साल पहले सेट है, जिसका मतलब अब ड्यून यूनिवर्स के एक न्यू चैप्टर में एंटर कर रहे हो। तो अब बात करते हैं एपिसोड 1 की। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड से जो हमें मिलता है स्टोरी की मेन लीड वलिया हरकुनन के थ्रू। वलिया हमें हिस्ट्री के एक ऐसे मोमेंट में लेकर जाती है जहां ह्यूमंस और थिंकिंग मशीन्स के बीच एक जबरदस्त वॉर हुआ था, और वलिया हमें यह भी बताती है कि कैसे उसके परिवार को हिस्ट्री में कावर्ड्स और रुफियंस के नाम से जाना गया है। जिसके साथ ही वलिया हमें इंट्रोड्यूस करवाती है कुछ कैरेक्टर्स से, जिसमें कुछ पावरफुल विमेन भी शामिल हैं। तो अब समझते हैं कि वालिया यहाँ क्या डिस्कस कर रही है। वो एक वॉर के बारे में बात कर रही है जो ह्यूमंस और थिंकिंग मशीन्स के बीच हुई थी, जिसे फेमसली बटलेरियन जिहाद कहा जाता है। ये एपिक कॉन्फ्लिक्ट 201 बीजी से 108 बीजी तक चला। और लेकिन पहले समझते हैं कि बीजी का मतलब क्या है। तो बेसिकली ड्यून यूनिवर्स में बीजी का मतलब है बिफोर गिल्ड, जो एक ऐसे कैलेंडर सिस्टम को रेफरेंस करता है जो स्पेसिंग गिल्ड के फाउंडिंग पर बेस्ड है। अब सवाल उठता है, गिल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूरा इंटरस्टेलर ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स हैंडल करता है, जो पूरे नोन यूनिवर्स की ट्रांसपोर्टेशन का बैकबोन है। इनका सीक्रेट है गिल्ड नेविगेटर्स। ये म्यूटेटेड ह्यूमंस होते हैं जो स्टारशिप्स को अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस तक पायलट करते हैं। अगर गिल्ड नहीं होता तो स्पेस ट्रैवल इम्पॉसिबल होता। तो हाँ, गिल्ड यूनिवर्स के सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो अब पॉलिटिक्स और हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं, जो कि इस स्टोरी को शेप देते हैं। जैसे जैसे आप इसको समझोगे वैसे वैसे ड्यून वर्ल्ड आपके सामने अनफोल्ड होता जाएगा। और अब बात करते हैं ड्यून यूनिवर्स के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जिसे स्पाइस कहा जाता है। इसके बिना कुछ नहीं चलता। गिल्ड नेविगेटर्स अपने शिप्स ऑपरेट करने के लिए स्पाइस पर डिपेंड करते हैं, जो उन्हें इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के लायक बनाता है। और ये सब्सटेंस आता है अराकिस प्लैनेट से, जो एक डेजर्ट प्लैनेट है और जिसे हम डून के नाम से भी जानते हैं। स्पाइस वहां के मैसिव सैंडवर्म्स के इकोसिस्टम से बनता है। उनके वेस्ट मटेरियल के सैंड और एनवायरनमेंट के केमिकल्स के साथ मिक्स होने पर यह स्पाइस बन जाता है। स्पाइस पूरे यूनिवर्स को चलाता है और स्पेस के बिना ट्रैवल बैंड हो जाएगा। स्पाइस सिर्फ वैल्यूबल नहीं, इंडिस्पेंसेबल है स्थायी। और इसकी स्केर्सिटी पॉलिटिक्स को और भी फैसिनेटिंग बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ अराकीस पर मिलता है। इस पर कंट्रोल का मतलब है पूरे यूनिवर्स के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का कंट्रोल। अब बात करते हैं ड्यून कैलेंडर के बारे में। ड्यून कैलेंडर का सेंटर पॉइंट है स्पेसिंग गिल्ड का फॉर्मेशन और इवेंट्स को बिफोर गिल्ड, बीजी और आफ्टर गिल्ड, एजी में डेज में कैटेगराइज किया जाता है। गिल्ड के बनने से पहले ह्यूमंस और थिंकिंग मशीन्स एक साथ कोएग्जिस्ट करते थे। ये कोएग्जिस्टेंस तब तक था जब तक कुछ मशीन्स ने खुद को ह्यूमंस से सुपीरियर समझना शुरू नहीं किया। लाइक द टर्मिनेटर जैसा कुछ सीन। ये शिफ्ट एक रिबेलियन तक ले गया जो मशीन्स ने शुरू किया, और इसका जवाब मिला एक ब्रूटल रेवोल्यूशन के फॉर्म में, जिसे बटलरियन जिहाद कहा गया। सेरिना बटलर के लीडरशिप में ह्यूमंस ने वापस फाइट किया और जीता। लेकिन इस विक्ट्री के बाद एक नया सवाल उठा, वॉर के बाद लीडरशिप कौन करेगा? बैटल ऑफ कॉरिन एक पिवोटल मोमेंट था। हाउस बटलर ने अपने पावरफुल एलाइज जैसे हाउस अत्रेडीज और हाउस हरकोने के साथ मिलकर अपने राइवल्स को हरा दिया। विक्ट्री के बाद हाउस बटलर ने अपना नाम चेंज करके हाउस कोरिनो रखा और यूनिवर्स का कंट्रोल अपने नए कैपिटल सलूसा सेकुंडस से संभाला।
वहां उन्होंने एक मैसिव गोल्डन लायन थ्रोन बनाया और काउंटलेस प्लैनेट्स के नोबल हाउसेस, जिसे लैंड्सराट कहते हैं, पर रूल किया। एक इंपॉर्टेंट रूल उन्होंने इंप्लीमेंट किया जिससे थिंकिंग मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी पर टोटल बन हो गया। इस पॉलिटिकल इंट्रीग और पावर स्ट्रगल के बीच स्पाइस हर चीज का, बैटल ऑफ कोरिन के बाद हाउस कोरिनो ने पावर अपने हाथ में ले ली एंड एज अ एम्परर्स के रूप में पूरा यूनिवर्स कंट्रोल करना शुरू किया। लेकिन वालिया हरकोन ने हमें हिस्ट्री का एक अलग ही वर्जन दिखाती है जो ऑफिशियल नैरेटिव्स से काफी अलग है। बेसिकली हिस्ट्री में हाउस अट्रेडीज को सेलिब्रेट किया है जो कि ह्यूमैनिटी को यूनाइट करते हैं और थिंकिंग मशीन्स को हराते हैं। लेकिन वालिया अपने परिवार की लेगेसी का एक साइड रिवील करती है। वो बताती है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, जो हाउस हरकोने का एक मेंबर थे, जिसे बैटलफील्ड से भागने के लिए कावर्ड बुलाया गया, उसके इस एक्शन की वजह से पूरे हरकोने फैमिली को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। ऐसी बदनाम लेगेसी वालिया के अंदर एक डिटर्मिनेशन जगाती है, एक्सेप्टेड नैरेटिव को चैलेंज करने की और अपने हाउस का ऑनर वापस लाने की। इस मिशन में वालिया का सपोर्ट बनता है बेने गेसेरिट, एक ऐसी सीक्रेटिव और हाईली इन्फ्लुएंशियल सिस्टरहुड जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज और मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट है। बेने गेसेरिट कोई सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक पावरफुल फोर्स है जो स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंस के जरिए हिस्ट्री के कोर्स को शेप करते हैं। उनका कमांड ह्यूमन माइंड और बॉडी पर अनपैरेलल्ड है, जो उन्हें ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बनाता है। बेने गेसेरिट का एक सिग्निफिकेंट टूल है ट्रूथ सीयर्स, एक ऐसा सिलेक्ट ग्रुप ऑफ विमेन जिनके पास लाइज डिटेक्ट करने की एबिलिटी है। ये ट्रूथ सीयर्स और रकेला, जो सिस्टरहुड की पहली मदर सुपीरियर हैं, एक पिवोटल रोल प्ले करते हैं बेने गेसेरिट के एक्शंस को गाइड करने में। रकेला एक एक्सटेंसिव जेनेटिक आर्काइव बनाती हैं जो यूनिवर्स के इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के डीएनए को प्रिजर्व करता है। ये आर्काइव एक हिस्टोरिकल ट्रेजर भी है और उनके अल्टीमेट प्लान का एक हिस्सा भी है। बेने गेसेरिट इस आर्काइव का यूज करते हैं स्ट्रैटेजिक मैरिजेस और अलायंसेस को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, जिससे पावरफुल फैमिलीज की अगली जनरेशन उनकी विजन के अकॉर्डिंग अलाइन हो। उनका गोल सिंपल है, फ्यूचर को कंट्रोल करना, और ये तभी पॉसिबल है जब वो नोबल फैमिलीज के ब्लड लाइन्स को कंट्रोल करें। उनका ये एम्बिशन एक प्रोफेसी से जुड़ता है। बेने गेसेरिट बिलीव करते हैं एक सुपर ह्यूमन के इवेंचुअल बर्थ में, जिसे क्वीसक्स हादिराज कहा जाता है। ये एक ऐसा बीइंग होगा जो टाइम के हर एस्पेक्ट को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने की एबिलिटी रखेगा और अनपैरेलल्ड पावर वील्ड करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टरहुड के अंदर भी एक फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। वालिया जैसे कुछ मेंबर्स प्रोफेसी को फुली एम्ब्रेस करते हैं, लेकिन डोरोथिया जैसे लोग इसे ओपोज करते हैं। डोरोथिया का मानना है कि बेने गेसेरिट को यूनिवर्स के लीडर्स के एडवाइजर्स और गाइड्स के रूप में रहना चाहिए, जहां पर है रूलर्स बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्लेट मांगती है। ये फिलोसॉफिकल क्लैश एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन में क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। वॉइस का इस्तेमाल करके वालिया उसे मारती है। अपने क्वेस्ट को छोड़ने से मना करते हुए वॉइस का यूज करती है, जो एक पावरफुल बेने गेसेरिट टेक्निक है, कुछ ऐसी चीजें करती है कि वो जिसकी मदद से कंट्रोल वो अपने वर्ड्स के जरिए लोगों को कमांड कर सकती है। डोरोथिया के अगेंस्ट अपने पहले वॉइस के यूज में का इस्तेमाल किया, वालिया उसे ओवरपावर करती है और एक शॉकिंग टर्न में उसे मार देती है। ये वालिया के जर्नी का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन जाता है कि पावर बढ़ती जा रही है। वो अपने इस जर्नी में अकेली नहीं है, उसके साथ है उसकी छोटी बहन तुला और उसकी लॉयल और पावरफुल टीम कशा और फ्रांचेस्का भी है। ये एक ऐसे अलायंस का एग्जाम्पल है जो लॉयल्टी और स्ट्रेंथ का सिंबल है। फिर हम देखते हैं कि स्टोरी 30 साल फास्ट फॉरवर्ड होती है, जहां वालिया की इन्फ्लुएंस अपने पीक पर पहुंच चुकी है। वलाच 9 पर बेने गेसेरिट सिस्टरहुड का कंट्रोल संभलते हुए वो कई यंग गर्ल्स को बेने गेसेरिट बनने की ट्रेनिंग दे रही है, अपनी लेगेसी को और भी मजबूती के साथ यूनिवर्स में एक्सपैंड करते हुए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है वालिया के ग्रैंड और एम्बिशियस प्लान की। वालिया का अल्टीमेट प्लान सिंप्लिसिटी और ऑडेसिटी का परफेक्ट मिक्स है। उसका टारगेट है प्रिंसेस यानेस एम्परर जविको कोरिनो की बेटी। यानेस को बेने गेसेरिट सिस्टरहुड में लाना, उसके बिलीफ्स को शेप करना और यूस एम्प्रेस के थ्रोन तक पहुंचाना। जब यानेस पावरमैन होगी, वो कंप्लीटली सिस्टरहुड के कंट्रोल में होगी, जो उनके एजेंडा को यूनिवर्स के सबसे ऊपर वाले सीट से आगे बढ़ाएगी। अगर बेने गेसेरिट एम्प्रेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो उनकी पावर अनअसेलेबल बन जाएगी। वालिया का लॉन्ग गेम किसी एक हाउस या इंडिविजुअल को टारगेट करने का नहीं है, बल्कि पूरा गैलेक्सी डोमिनेट करने का है। आगे हम देखते हैं कॉन्स्टेंटिन कोरिनो को, जो यानेस को सिस्टरहुड में लाना फाइनलाइज कर देता है। आगे हम सोर्ड मास्टर को देखते हैं, जो कि एक अट्रेडेस है, और यानेस का कनेक्शन अपने सोर्ड मास्टर किरन अट्रेडेस के साथ सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है। ड्यून यूनिवर्स में सोर्ड मास्टर्स का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है।
एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे गन्स और मिसाइल्स पर्सनल शील्ड्स के अगेंस्ट इनइफेक्टिव हो चुकी हैं। इसलिए स्लो मूविंग वेपन्स जैसे सोर्ड्स और एरोज कॉम्बैट के अल्टीमेट टूल्स बन गए हैं। सोर्ड मास्टर्स इस पुरानी फाइटिंग टेक्निक को टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में अलाइव रखते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल अलायंसेस शिफ्ट हो रही हैं। हाउस कोरिनो एक डील करता है हाउस रिचेस के साथ, जिसमें एम्परर जविको अपनी पावरफुल बलिस्टा मदरशिप्स ऑफर करता है। लेकिन अराकिस पर अनरेस्ट बढ़ रही है। नेटिव फ्रीमैन जो अपनी डेजर्ट होम के डीपली कनेक्टेड हैं, स्पाइस हार्वेस्टिंग मशीन्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जो उनकी सेक्रेड लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। फ्रीमे के लिए स्पाइस सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वो उनकी कल्चर और सर्वाइवल का लाइफ ब्लड है। ड्यूक रिचेस एक ब्रूटल सॉल्यूशन प्रपोज करता है, एडवांस्ड मशीन्स डिप्लॉय करना जो फ्रेमन रेजिस्टेंस को क्रश कर सके। ये शिप्स काफी फॉर्मिडेबल हैं और ज्यादातर लोग फ्रीमैन की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डेजमंड हार्ट, एक सर्वाइवर जो अराकिस पर फ्रीमैन अटैक से बचा था, एक शॉकिंग रेवलेशन लाता है। हार्ट क्लेम करता है कि फ्रीमैन ने उनकी एक्सकवेशन मशीन्स डिस्ट्रॉय नहीं की, ये काम किसी और ने किया। हार्ट कहता है कि स्पाइस को एक मिस्टीरियस फिगर ने चुराया जिसका नाम है और। ये एक और सिनिस्टर प्लॉट की तरफ हिंट करता है। जब स्टोरी अनफोल्ड होती है, कशा जो एक ट्रूथ सीयर है, एक चिलिंग विजन देखती है, एक सट्टी हुई पोमेग्रेनेट, खून, और यानेस खुद कशा पर चिल्लाते हुए इल्जाम लगाती है कि उनकी दुनिया के बिखरने के लिए कशा रिस्पॉन्सिबल है। ये विजन हाउस रिचेस और हाउस कोरिनो के फ्रेजाइल अलायंस के कोलैप्स का इंडिकेशन है। लेकिन जो चीज कशा को सबसे ज्यादा डराती है वो है एक सैंडवर्म की इमेज। अस विजन में ब्लू आईज चीजें एक ड्रामेटिक मोड लेती हैं जब एम्प्रेस नटालिया एम्परर जवीको को एक सीरियस वार्निंग के साथ एक तरफ ले जाती है। वो बताती है कि बेने गेसरेट एक डेंजरस साजिश रच रही है। उन्होंने प्लान किया है कि प्रिंसेस यानेस की शादी एम्परर के 9 साल के बेटे रिचेस के साथ करवाई जाए, जिसका रीजन ये है कि सिस्टरहुड चाहती है कि यानेस अगले कुछ साल तक वालच 9 पर रहे ताकि उन्हें पूरा समय मिले यूज अपने तरीके से शेप करने का और अपने पाथ पर चलने के लिए तैयार करने का। नटालिया के इस कंसर्न के बावजूद जावी को उन्हें डिसमिस कर देते हैं। वो बेने गेसरेट पर पूरी तरह ट्रस्ट करता है और समझता है कि यह सब एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन सब लोग इस बात से कन्विंस्ड नहीं होते। उधर काशा जो अभी अभी वलाच 9 पहुंची है, वो अपने पुराने एलाइज वल्या और तुला के साथ अपने डाउट्स शेयर करती है। पहली बार काशा को लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही दौड़ निकल आए हैं। वो सोचती है कि क्या ये शादी सच में सही मूव है या एक ऐसी गलती जो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। तुला भी शुरू में वाल्या के डिसीजंस पर डाउट करने लगती है, लेकिन वाल्या अपनी रेजोल्यूटनेस दिखाती है। जब वो सीक्रेटिव ब्रीडिंग इंडेक्स रूम का विजिट करके वापस आती है तो वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ तुला को समझाती है कि ये यूनियन उनकी मिशन के लिए वाइटल है। वाल्या की डिटर्मिनेशन फिर से रिस्टोर हो जाती है और सिस्टरहुड अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। फिर हम प्रिंसेस यानेस और रिचीज के बीच एक ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमोनी का सेलिब्रेशन होता है, लेकिन सेलिब्रेशन एक अनएक्सपेक्टेड और केओटिक मोड ले लेता है। रिचीज गलती से एक टॉय रोबोट एक्टिवेट कर देता है, एक ट्रांसफॉर्मिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। शुरू में हार्मलेस लगने वाला ये टॉय जल्दी ही हड़कंप मचा देता है और गेस्ट्स शॉक में देखते हैं जब ये रूम में इधर उधर भागता है। बेसिकली ये सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये वही फॉरबिडन टेक्नोलॉजी है जो बटलरियन जिहाद के बाद से कंप्लीटली बैंड है। इसकी एक झलक भी कोर्ट में शॉक और आउटरेज का तूफान ले आती है। ड्यूक ऑफ रिचेस इस इंसिडेंट को हल्का करने की कोशिश करता है, इसे बस एक टॉय के कर ब्रश ऑफ करने की, लेकिन डैमेज हो चुका है। एम्परर की प्रेजेंस में फॉरबिडन टेक का होना ये एक बड़ी स्कैंडल है। एम्परर जवी को एंगेजमेंट सेरेमोनी के कियोस के बाद अपने आप को एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन में पाते हैं। अब उनके सामने 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है या तो अपने गेस्ट को सजा दे या ऑप्शन 2 माफ कर दे। थोड़ी हेसिटेशन के बाद वो ऑप्शन 2 का रास्ता चुनते हैं, लेकिन दरबार के सभी लोग उनके इस फैसले से अग्री नहीं करते और टेंशन बढ़ने लगती है। तभी डेजमंड हार्ट सामने आता है एक ऐसी रेवलेशन के साथ जो सब कुछ बदल कर रख देती है। डेजमंड एम्परर को वार्न करता है कि यूनिवर्स के पावरफुल हाउसेज अब उनकी लीडरशिप पर अपना भरोसा खोना शुरू कर रहे हैं। अलग अलग प्लैनेट्स के लॉर्ड्स और ड्यूक्स रेस्टलेस और बोल्ड होते जा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला डिस्कशंस कर रहे हैं कि कैसे अरकिस और उसके प्राइसलेस स्पाइस पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। ये पॉलिटिक्स के लैंडस्केप में एक बहुत ही खतरनाक शिफ्ट का सिग्नल है। डेसमंड ये भी सजेस्ट करता है कि बटलेरियन जिहाद के दौरान मशीन्स को रिजेक्ट करना शायद ह्यूमैनिटी की एक बड़ी गलती थी। कुछ हाउसेज अब फॉरबिडन टेक्नोलॉजी को वापस लेने की बात कर रहे हैं,
जो एम्परर के ऑलरेडी फ्रेजाइल रूल को और ज्यादा डेस्टेबलाइज कर सकती है। इस पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच प्रिंसेस यानीज अब इंट्रीग का सेंटर बन गई है। अपनी इम्पेंडिंग शादी से पहले वो अपने सोर्ड मास्टर कीरन अट्रीडिस के साथ एक इंटेंस और क्वाइट मोमेंट शेयर करती है, जो ये दिखाता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, सर्वाइवल का भी एक हिस्सा है। अब बात करते हैं एपिसोड के एंडिंग के बारे में। तो एपिसोड का एंड एक ईरी और अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। हम देखते हैं कि एम्परर एक डिस्क एक डिवाइस में इंसर्ट करते हैं और फिर हमें दिखता है कि डेजमंड कोइक संडवर्म ने अराकीस पर निगल लिया था, लेकिन वो वलच नॉस पर दोबारा जिंदा हो गया। ये ट्विस्ट जितना अनसेटलिंग है उतना ही इंट्रीगिंग भी। फिर हमें पता चलता है कि डेसमंड के पास पावर्स है, जिसका इस्तेमाल करके वो रिचेस को अपनी पावर से जलाने लगता है। ये आग नॉर्मल नहीं है, ये अननेचुरल, लगभग सुपरनेचुरल लगती है। आगे सेम तरह से कशा भी जलने लगती है। जैसे जैसे उसका शरीर एशेस में बढ़ने लगता है, वालिया एक चिलिंग और क्रिप्टिक सेंटेंस बोलती है, आई सी इट मदर, और फिर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। लेकिन वो क्या देख रही है, अब ये तो नेक्स्ट एपिसोड देख कर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 के एपिसोड 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए।